सभी भाइयों को राम राम और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी पे। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई, मेरे खास फ्रेंड, मेरे सीनियर कॉलेज डेज से वो हैं और वो ओनर हैं एक फुली ऑटोमेटिक गाड़ी के, पोलो वेंटो के वेंटो डीजल DSG है उसमें गियर बॉक्स। तो उनको मैं ये गाड़ी चलवा रहा हूँ अपनी IMT। तो क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है तो उनसे इस पर्सपेक्टिव में जानेंगे कि भाई ये वाला जो IMT गियर बॉक्स है ये क्या कन्वीनियंस ऑफर करता है, क्या उनको अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा, इसको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और क्योंकि वो एक एक्स फोर्ड इको स्पोर्ट के ओनर भी हैं तो हम उनसे ड्राइविंग डायनामिक्स, मतलब फोर्ड इको स्पोर्ट का कोई सानी नहीं है इस चीज़ में, ड्राइविंग डायनामिक्स उसकी लाजवाब थी। चाहे वो कंट्रोल्ड हो बॉडी रोल का या फिर स्टीयरिंग फीडबैक हो, हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो, फोर्ड इको स्पोर्ट मतलब लाजवाब गाड़ी थी। तो वो भी इनके पास थी, एक्स इको स्पोर्ट ओनर है। तो सबसे पहले नितिन भाई को वेलकम कर लेते हैं। तो नितिन सर, वेलकम टू आवर चैनल। सभी भाइयों को मेरी भी राम राम। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। नितिन सर ने भी, और मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉलेज डेज से मेरे सीनियर हैं तो वो सर ही निकलता है, वैसे भाई ही हैं, ठीक है। तो नितिन सर ने भी अभी हाल ही में अपना चैनल शुरू किया है और इनको ऑटो की नॉलेज इतनी बढ़िया है, मतलब गाड़ियों की इतनी अच्छी नॉलेज है। हम किसी भी दोस्त को कोई गाड़ी खरीदनी होती है तो हम इनसे आके कंसल्ट करते हैं। तो इनके चैनल का नाम है द कार टॉक्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उसको देखो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉमन लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं हाईली जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टीयरिंग फीडबैक है, सब लोग यूज़ करते हैं पर पता नहीं है, किसी को कोई बताता नहीं कि स्टीयरिंग फीडबैक होता क्या है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आप ज़रूर देखना। तो नितिन सर, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने ये गाड़ी जैसे 10 किलोमीटर चला ली तो आपको ये IMT में ये गियर बॉक्स यूज़ करने में कितना टाइम लगा, मतलब अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा? मतलब ऐसा लग रहा था कि क्लच ढूंढ रहे थे शुरू में? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी एक फुली ऑटोमेटिक कार चला रहा हूँ। तो मेरा लेफ्ट लेग जो है वो तो यूज टू है ही, वो कि मुझे उसको उठाना नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मुझे फिर भी 5 किलोमीटर लग गए ये समझने में कि मुझे बिना क्लच को दबाए गियर्स चेंज करने हैं। गियर्स को जब मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं आ रहा किसी तरीके का, लेकिन जैसे ही हम लोग अचानक से ब्रेक लेते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तब दिमाग काम नहीं करता कि आपको गियर डाउन करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में उस वक्त ऑटोमेटिक चल रहा होगा कि अपने आप ही ये डाउन हो जाएगा, जो कि हो नहीं रहा। तो उस तरीके से मतलब माइंड अभी अडेप्ट नहीं हुआ है। बट क्या आपको लगता है जैसे आप 1-2 दिन या हफ्ता चलाएंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे? 100% हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अगर कोई क्रम्बल सिचुएशन डेवलप होती है, ऑल ऑफ अ सडन आपको सडन एक्सेलरेशन या सडन ब्रेकिंग जरूरत पड़ती है करने की, उस वक्त हो सकता है आपका दिमाग उस तरीके से काम करे जो आपने 20 साल अपनी जिंदगी में 10 साल ड्राइविंग करते हुए सीखा है, कि जो आपके बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी है, जिसको आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने गियर चेंज नहीं कर रखा अभी है, तो मुझे जरूरत है इस गियर को चेंज करने की। मतलब यही याद नहीं रहता कि क्योंकि फुली ऑटोमेटिक चला के आए तो मन में यही है कि अपने आप चेंज हो जाएगा, या अपने आप डाउन शिफ्ट हो जाएगा, अपने आप अप शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लच है नहीं, तो क्लच वाला तो एस्पेक्ट सेम है ऑटोमेटिक से, लेकिन गियर चेंज करने हैं वो याद नहीं रहता अभी। बिल्कुल। हाँ, दिमाग में अगर कॉन्शियसली याद करके बंदा बैठे तो वो अपने आप को ट्यून कर लेगा 4 दिनों में, 5 दिनों में। और फिर उस बंदे को इसी कार के साथ रहना चाहिए। अगर वो सूनर लेटर बिल्कुल कार चेंज करता रहेगा, कभी फुली ऑटोमेटिक चला ली, कभी वो मैनुअल चला ली, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए अपने आप को अकस्टम करना इस चीज के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अडेप्ट कर सकते हैं विद टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन में आप यूज टू हो जाओगे। ठीक है, अब आती है बात कि IMT क्यों लेते हैं लोग, या IMT क्यों लेना चाहिए? कन्वीनियंस क्या कुछ ये ऑफर करता है, मतलब ओवर स्ट्रिक्टली या मैनुअल ऑटोमेटिक? क्योंकि जो जितने भी गियर बॉक्स आते हैं, चाहे DSG हो, DCT, एक टॉर्क कन्वर्टर हो, तो सारे के सारे मतलब थोड़े कॉस्टलियर पड़ते हैं, और AMT की लिमिटेशन सबको पता ही है। तो उस हिसाब से क्या ये वाला जो गियर बॉक्स है IMT, ये कुछ कन्वीनियंस ऑफर करता है, आपको लगता है कि? डेफिनेटली अजय,
सबसे पहली बात, ये उन लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स हैं, जिन्होंने ड्राइविंग सीखी ही नहीं कभी भी, एक मैनुअल या फिर एक फुली ऑटोमेटिक उसमें, तो उनका ब्रेन तो बहुत जल्दी ट्यून इन हो जाएगा इसके हिसाब से, और वो आराम से इसको चला लेंगे, और उनके लिए एक्सेप्शनल अच्छी चीज है ये। और कहने मतलब एक पाँव तो खाली ही रहेगा। हाँ, तो वो वाली कन्वीनियंस तो है ही। हाँ बिल्कुल, उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज सेट है ही नहीं कि हमको ऐसे चेंज करना है, सिर्फ उनको गियर चेंज करने हैं विदाउट प्रेसिंग दी क्लच पेडल। तो ये बहुत सिंपल रहेगा उन लोगों के लिए। अगर मैं इसको रैंक करूं, जिन लोगों को ये ऑटोमेटिक चलानी ऑलरेडी आती है, तो फिर मेरी नजर में ये तीसरे नंबर पे कन्वीनियंस रहेगी इसकी। सबसे पहले फुल्ली ऑटोमेटिक, उसके बाद मैं दूंगा जो AMTs आते हैं आपके, और थर्ड नंबर पर मैं दूंगा इसको, क्योंकि एट द टाइम जब बहुत ज्यादा भीड़ है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आपको बार बार हाथ से तो गियर नॉब्स अपना शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा। हाउएवर इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो तीसरे नंबर पर नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी दूसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि AMT के अंदर जो आपको लैग मिलता है वो यहाँ नहीं मिल रहा, तो एक सुपीरियर ड्राइव टू फन कार है, वहां पर ये रैंक 2 लेती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो फिर शायद ये नंबर 1 पर आ जाएगी, क्योंकि जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेज हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। कल को उनको कोई भी चीज खराब होती है, ठीक करानी होती है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्यों बोल रहा था इनको कार गुरु। जिस तरह का इन्होंने एनालिसिस दिया वो कोई शायद एक नॉर्मल बंदा नहीं दे पाता। हालांकि ये कोई ऐसे मतलब ये नहीं कि कोई डिप्लोमा होल्डर हो या वैसे, लेकिन का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, इतनी गाड़ियाँ ये चला चुके हैं, और जो इनके एनालिटिकल स्किल्स हैं इस चीज़ में, किसी भी गाड़ी को परखने की एक जो क्षमता है वो लाजवाब है। तो थैंक यू सर ये फीडबैक देने के लिए। यूज़र्स को डेफिनेटली हेल्प होगी जो IMT लेने की सोच रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स की। अब हालांकि आप अभी वेंटो चला रहे हो तो उससे हम कंपैरिजन कर ही सकते हैं, क्योंकि वो डीजल है पहली बात, तो वो पावर भी आउटराइटली इसको हरा देगी। बहुत बढ़िया टॉर्क है, फिर वो सेडान होने की वजह से चिपक के चलती है, उसके ड्राइविंग डायनामिक्स अलग है। लेकिन आप क्योंकि एक एक्स इको स्पोर्ट ओनर हो, तो उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करो कि भाई इसका और इको स्पोर्ट, जैसे मैंने बताया था कि भाई लाजवाब गाड़ी थी, सब मानते हैं, हर यूट्यूबर, हर ऑटो जो एक्सपर्ट होगा वो ये ज़रूर मानेगा कि इको स्पोर्ट बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में। तो सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूं, इको स्पोर्ट से अगर आप इसको कंपैरिजन करो तो आपको कैसा लगा? चलो, अब स्टीयरिंग फीडबैक की बात की है तो जस्ट एक सिंगल लाइनर में मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं कि स्टीयरिंग फीडबैक ये भला क्या है। स्टीयरिंग फीडबैक कुछ नहीं है, आप जितना स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट MM वाइज टर्न कर रहे हो, आपका कार का जो टायर है वो भी उतने ही MM जाना चाहिए, राइट या लेफ्ट, साथ साथ जाना चाहिए, साथ साथ वापस आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ फ्री प्ले। फ्री का प्ले नहीं होना चाहिए कि आपका टायर तो सीधा हो गया लेकिन स्टीयरिंग अभी भी टेढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, और जो हमारी टॉप एंड कार्स होती हैं लाइक BMs हो गई, Volkswagen, Skodas, इनके स्टीयरिंग फीडबैक एक्सेप्शनल हैं, और फोर्ड का स्टीयरिंग फीडबैक उससे थोड़ा सा कम है। हाउएवर अगर मैं कंपेयर करूं हमारी इस किया के साथ, इससे मच बेटर है फोर्ड इको स्पोर्ट्स का स्टीयरिंग फीडबैक। ठीक है, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कार को चला रहे होंगे। आप जब एक क्विक लेन को शिफ्ट करते हो, चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस लेन में आ गया, तो ये देखो मेरा गाड़ी सीधी है, स्टीयरिंग अभी वहां पॉइंट कर रहा था लेफ्ट में, तो ये एक चीज है हल्की सी जो मिसिंग है। तो मैं ओवरवे करूंगा स्टीयरिंग फीडबैक में फोर्ड इको स्पोर्ट्स को बजाय स्पोर्ट बेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो इको स्पोर्ट की बेटर लगी थी आपको, या इसकी उसके बराबर है या बेकार है, कैसी है? ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं अजय, अभी मैंने इसको सिर्फ 80 पे ही टेस्ट किया है, तो मैं ज्यादा हाई स्पीड पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं 80 की स्पीड को कंसीडर करता हूं तो डेफिनेटली किया के ब्रेक्स ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि शायद से फोर्ड इको स्पोर्ट्स 2012 में लॉन्च हुई थी, तो तब से उनका वही सिस्टम और सारी चीजें उसी बेसिस पर चल रही हैं। कोई इम्प्रूवमेंट्स उन लोगों ने किए नहीं, और यही एक बड़ा रीजन रहा कि फोर्ड चली गई है। एल्स उनके प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता अगर वो टाइम टू टाइम अपनी कार्स के अंदर ये अडेप्टेशंस, ये अपडेट्स करते रहते। ठीक है, तो ब्रेकिंग में किया इज 9 on 10, और अगर मैं उसको नंबर दूं तो 7 on 10। ठीक है, अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो कंफर्ट है आपका, सीटिंग का कंफर्ट या ऑल अराउंड विजिबिलिटी है,
क्योंकि इको स्पोर्ट के काफ़ी थिक पिलर्स थे, स्पेशली पीछे व रियर वाले। डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मतलब ओवरऑल विजिबिलिटी, आप कमांडिंग पोजीशन में किस में आपको ज़्यादा फील होता था, एक जो एम्बियंस है अंदर बैठने का, या जो ड्राइवर सीट का कंफर्ट है, तो वो आप बताओ कंपैरिजन करके कि इको स्पोर्ट का बेटर था या इसका बेटर है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। अगर मैं बात सबसे करूं सबसे पहले ड्राइवर कंफर्ट। तो बेसिकली ड्राइवर कंफर्ट आता है टायर साइज से, आपकी सीट्स किस स्टाइल की बनी हुई हैं, कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, और गाड़ी के सस्पेंशंस कैसे ट्यून इन किए हुए हैं। ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं सीट्स की। सीट्स जो हैं वो फोर्ड इको स्पोर्ट्स की थोड़ी सी ज्यादा 10% 20% के आसपास ज्यादा कंफर्टेबल है हमारी किया सेल्टॉस से। रीजन बीइंग वो ज्यादा हग करती हैं आपको, ये मतलब उस तरीके से, या फिर अंडर थाई सपोर्ट ज्यादा था, या कुशनिंग ज्यादा थी, मतलब क्यों बेटर है? अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो भी उसका ज्यादा बेटर है इससे। ओके। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरे थाइस को यहाँ से टच नहीं कर पा रही है, देयर इज अ गैप। ठीक है, वो आप सीट को एडजस्ट कर भी लोगे तो, लेकिन जो मेरे नी से लेकर के सीट तक का गैप है वो 3 इंच अभी भी खाली है। अच्छा, एक बार रोक लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। ठीक है, चलो। चलते चलते भी वैसे हम खाली रोड पे ही चला रहे थे और तभी बात कर रहे थे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आप प्लीज़ क्या कहते हैं ऐसे रिकॉर्डिंग मत करिएगा। हमने सारी प्रिकॉशंस ले रखी थी कि भाई खाली रोड है, तभी हम बात कर रहे थे चलाते, और ज़्यादा स्पीड पे नहीं थे, बट फिर भी आप कभी ऐसे ट्राई मत करिएगा। तो अब हमने रोक लिए, अब आराम से बात करते हैं, ठीक है? तो हाँ, जो थाई सपोर्ट उसका बेटर है इससे, हाँ, मतलब ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट उसका बेटर है, और वो आपको एज आप जैसे आपने खुद ये टर्मिनोलॉजी यूज की, आपको हक कर लेती है, एक बकेट की तरह वो है, खास तौर पे है साइड से। तो कभी भी आपको मौका नहीं मिलता कि बॉडी आपकी रोल कर पाए, वो आपको एकदम पकड़ के रखती है उनकी सीट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे हम आते हैं कंफर्ट की बात, जैसे आपने सस्पेंशंस की बात की, कैसे ट्यून्ड है, तो उस मामले में कैसा है? मतलब मेरी नज़र में दोनों ही कार, किया और फोर्ड, दोनों ही ये हार्ड सस्पेंशंस बनाती हैं। ओके। क्योंकि ये यूजुअली देखो, फोर्ड तो यूएस की ब्रांड है, वहां पर ना ही तो हमारे इंडिया की तरह पॉटहोल्स होते हैं, ना ही बड़े लंबे चौड़े ब्रेकर्स होते हैं, तो उनके लिए बड़ा इजी है हार्ड ट्यून सस्पेंशंस को यूज करना। तो उसका नुकसान ये होता है कि सिटी में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, क्योंकि सिटी में आपके पास रंबल स्ट्रिप्स, छोटे छोटे ब्रेकर्स, ठीक है, खड्डे, तो इन चीजों में से गुजरना पड़ता है। हाईवेज के ऊपर तो कोई मुकाबला ही नहीं है हार्ड सस्पेंशंस का। तो मोर और लेस मैं इन दोनों को सिमिलर ही दूंगा। अगर आप फिर भी एक जबरदस्ती वेरिएशन पूछना चाहें तो 5% मैं इसको नंबर कम दूंगा किया को। वो थोड़े से इसके और सॉफ्टवेयर हैं, वो भी उन्होंने अभी की है रिसेंटली 2017-18 के मॉडल्स में। 2017 से पहले की जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स आती थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्यून्ड थी। ओके। हाँ, ओके। कहने मतलब इसके थोड़े स्टिफर साइड पे हैं अभी भी। हाँ, स्टिफर साइड पर हैं, किया के स्टिफर साइड, क्योंकि मैंने क्रेटा भी चलाई है, तो ये देखो ये सेम भाई बहन है, किया और क्रेटा, सब कुछ सिमिलर, लेकिन किया के सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं इन कंपैरिजन टू क्रेटा। अच्छा, क्रेटा के कंपैरिजन में स्टिफ हैं, इको स्पोर्ट के कंपैरिजन में भी स्टिफ हैं, इको स्पोर्ट के कंपैरिजन में भी स्टिफ है, मतलब गड्ढे वगैरह इसमें ज्यादा फील होते हैं, सारे की सारी वाइब्रेशन फिल्टर होके आप फील कर सकते हो अपने फीट्स पर कि हाँ यार फीट पर वाइब्रेशन आ रही है। तो क्या ये जो स्टिफ सस्पेंशन से क्या कुछ इसको मदद मिली है आप जैसे हैंडलिंग करने में? डेफिनेटली, जितने ज्यादा सस्पेंशन स्टिफ होगा उतने बॉडी रोल कम होगा, आपका भी और कार भी, क्योंकि कार भी तो सस्पेंशन की, कार का केज है सस्पेंशन के ऊपर टिका हुआ है, जितना वो वेवी कम होगा आपके लिए बहुत आसानी होगी उसको गाड़ी को संभालने के लिए। लेकिन जैसे इको स्पोर्ट है वो एकदम बुच लगती थी कार, है ना, ऐसे कसी हुई। हाँ, ये ऐसे बुच नहीं है, और वो वैसे भी अंडर 4 मीटर कैटेगरी में थी, और ये वाली तो अबव 4 मीटर कैटेगरी में है। तो दोनों का जो कंपैरिजन करना है वैसे तो थोड़ा गलत होगा बॉडी रोल के हिसाब से, लेकिन फिर भी मतलब अगर आपको बॉडी रोल और ये मतलब जो सारी गाड़ी का कंट्रोल करना है एक तरह से आप मान लो, वो किसका बेटर है? ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं डेप्थ में, अगर कंट्रोल में कि चलाने में फोर्ड इको स्पोर्ट्स, चलाने में इको स्पोर्ट में मजा। हाँ, फोर्ड इको स्पोर्ट्स एक ड्राइवर्स एंथुसियास्ट कार है, आप खुद चलाना पसंद करोगे, ना ही किसी शॉफर को दोगे ना ही किसी ड्राइवर को दोगे। आप ये कार भी खुद चला सकते हो, लेकिन इसकी राइड थोड़ी सी कह सकते हो एंगेजिंग नहीं है। हाँ, उतनी एंगेजिंग नहीं है। उसमें आपको पता रहता था कि इतना मैं मोड़ रहा हूँ स्टीयरिंग को तो इतनी ही मुड़ेगी। बहुत ही अच्छा कंट्रोल था उस कार का, आपके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि आप उसको 100 पर 120 पे भी संभाल सकते हो उस कार को। ठीक है, अभी एक और मेहमान है मेरे साथ पीछे बैठे हैं, सोनू भाई, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच अजय भाई। तो
आप पीछे बैठे हो और ये अभी फिलहाल में इको स्पोर्ट ओनर हैं, ठीक है, इनका भी हम इनसे भी रिव्यू लेंगे। तो सोनू भाई आप पीछे बैठे थे, आप बताओ कि जो पीछे का कंफर्ट है, अभी जितनी भी हमने चलाई गाड़ी उसमें जो पीछे का कंफर्ट है रियर सीट का, वो आपको कैसा लगा इन कंपैरिजन टू इको स्पोर्ट? अजय भाई बेसिकली मैं अपनी गाड़ी में पीछे बहुत कम बैठा हूँ। अच्छा, रेयरली 1 या 2 बार ही बैठा हूँ, ऐसा कभी चांस मिला नहीं। नहीं, जब नितिन सर के पास थी गाड़ी उस टाइम तो बैठे हो गए आप? ज्यादातर मैं और नितिन। अच्छा, आगे ही बैठते थे? हाँ, पीछे भाभी बैठती थी। अच्छा, तो भाभीियों ने मतलब क्या फीडबैक दिया? क्लॉस्ट्रोफोबिक एक सिंगल टर्म, ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये ऐसा अंग्रेजी का शब्द बोल दिया, लेकिन लिटरली फोर्ड इको स्पोर्ट्स की जो पीछे वाली सीट है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, क्योंकि उसका डिजाइन पैरेलल की जगह अंदर की तरफ जाता है पीछे से। मतलब ऐसा लगता है कि अंधेरा से मैं बैठ गया, छोटी सी जगह में बैठे गुफा के अंदर आप बैठे हो। आप 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जब जैसे ही तीसरा बंदा वहां पर पैसेंजर वहां एंट्री करेगा उसको परेशानी वहां पर होगी। अच्छा, चलो इको स्पोर्ट से कंपैरिजन मत करो, आप अभी पीछे बैठे हो। वो तो मुझे सीरियसली बहुत मजा आ रहा है पीछे बैठने में। सीट का जो कुशन है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, स्पेशियस भी है, लेग रूम भी मुझे प्रॉपर मिल रहा है। हाइट बता दो एक बार। हाइट यार मेरी आई थिंक 5'10" से मेरी ऊपर हाइट है, और उसके बाद ये भी काफी स्पेस है। अच्छा, हेड रूम भी है, लेग रूम भी है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट स्पेस है। और मेरी हाइट तो 5'11" है, तो मैंने काफी पीछे कर रखी है सीट। हाँ, उसके बावजूद मैं काफी अच्छे रीजनेबली बैठा हुआ हूँ मैं। रीजनेबली बैठे हुए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है लेग रूम, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं बैठने में। ठीक है, थैंक यू भाई सोनू। तो हमने क्या एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए, हमने राइड हैंडलिंग कर ली। एक चीज और मिस कर दी हमने कि किया के पास आई डोंट नो कितने स्टार्स हैं सेफ्टी को लेकर और फोर्ड इको स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार। मुंह छुपा लेते हैं इसमें। And we had a long discussion, me and Ajay, कि हाँ why you should not go for it only because of the safety thing. Else इस कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। देखो हर कार में कोई ना कोई कमी होगी, किसी का सस्पेंशन स्टिफ होगा, किसी का टायर साइज छोटा मिलेगा, किसी का बूट स्पेस कुछ ना कुछ, लेकिन सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट भी दिलवा देते मेरे को, ठीक है। पहले मैंने ली नहीं, उसके बाद बंद ही हो गई वो गाड़ी आनी, पर ठीक है। नहीं, वो फिर कभी जो हमारा डिस्कशन हुआ था कौन सी गाड़ी हमने टेस्ट ड्राइव करी, वो सब एक बार उस पे तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको किसी को रिकमेंड करना हो, ठीक है, कि भाई ये गाड़ी IMT है, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हो और उस बंदे को ज़्यादा अच्छी चलानी नहीं आती, उसको कन्वीनियंस चाहिए, ठीक है, और उसका बजट है 15 के आसपास, ठीक है। तो 15 में आपको कोई फुली ऑटोमेटिक तो मिलेगी नहीं, सब 4 मीटर से ज्यादा, ठीक है। 15 में मेरे ख्याल से नहीं है, सब 4 मीटर से ज्यादा नहीं है। XL6 है, ठीक है, वो तो फिर MPV हो गई। हम कॉम्पैक्ट SUV की बात करते हैं, सेगमेंट अलग हो गया उसका। हाँ, कॉम्पैक्ट SUV की बात करते हैं। तो कॉम्पैक्ट SUV में जैसे एस्टर है, उसका बेस मॉडल मतलब मिल जाएगा CVT वाला, वो भी शायद 16 के अराउंड पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, पूछने का मतलब ये है कि क्या आप किसी को ये IMT वाला गियर बॉक्स रिकमेंड करोगे जो अपनी फर्स्ट कार खरीद रहा है, ज्यादा अच्छी चलानी नहीं आती अभी? 100% अजय, ये उसके लिए जो पहली बार चला रहा है, कन्वीनियंस और कंफर्ट के सारे खाने टिक करता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है, और अडेप्ट कर जाएगा। हाँ, आराम से अडेप्ट करना ही नहीं, क्योंकि वो पहली बार चला रहा है या दूसरी बार चला रहा है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए इशू नहीं होगा। इशू मेरे जैसों के लिए, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ। सही, ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं, जो नितिन सर का जो इवैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये है कि बंदे ले सकते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं जिनका बजट 15 के अराउंड है, जो कन्वीनियंस चाहते हैं, ज़्यादा अपने जो लेफ्ट लेग है उसको आराम देना चाहते हैं, क्लच नहीं चाहते यूज़ करना, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं जहाँ पे बार बार क्लच आपको दबाना होता है। तो एक सस्ता ऑप्शन है ऑटोमेटिक गाड़ियों में, आपको इसके मेंटेनेंस के लिए भी कम खर्चा करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये इनका इनपुट है। बाकी जो कंपैरिजन था इको स्पोर्ट के साथ वो हमने सुन ही लिया है, मैं समराइज कर देता हूँ। हैंडलिंग, ड्राइविंग डायनामिक्स, वो सब इको स्पोर्ट की अच्छी थी, किया की भी बुरी नहीं है। हाँ, बुरी नहीं है। अब चल जाएगा आपका काम, आपने कौन सी रेस लगानी है। मारुति ब्रेजा और इन सब से मच बेटर। ठीक है। और क्रेटा से
क्रेटा के सस्पेंशन सॉफ्ट है तो उसमें कंफर्ट आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आपको किया सेल्टोस में या किया के प्रोडक्ट्स में मिलेगी। तो वो आप चला के देख लेना, आपको जो अच्छी लगे, क्रेटा लगे, सेल्टोस लगे अच्छी, वो आप चला के देख। बेसिकली आपका सिटी ड्राइव है तो आपको कंफर्ट की तरफ जाना चाहिए, हैंडलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शहर में आपकी गाड़ी 40-50 से ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती, लेकिन अगर आप एक ऐसे ड्राइवर है जिनका रोज का आना जाना है, जिसको 100 किलोमीटर गाड़ी हाईवे पर चलानी है, उसके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब रंबल स्ट्रिप्स और खड्डे ही नहीं होंगे तो कंफर्ट से कुछ इशू ही नहीं होने वाला उनको। उनको चाहिए कि उनकी ब्रेकिंग, उनकी स्टीयरिंग फीडबैक वो बेटर हो। ठीक है। तो अगर कंफर्ट चाहिए तो शायद क्रेटा पे जा सकते हो आप। अगर कंफर्ट नहीं चाहिए, हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी चाहिए आपको, तो आप सेल्टोस पे स्टिक रह सकते हो। तो ये था भाई आज का वीडियो, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।